हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, तो यह अध्याय जो है, ये चैप्टर जो है यूरोप में समाजवादी विचारों के विस्तार, रूसी क्रांति के कारणों और 1917 की बेल्शेविक क्रांति और उसके बाद सोवियत संघ के निर्माण को जो है समझाता है। ठीक है, फिर आता है यूरोप में समाजवाद का उदय। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा था, कारखानों की जो है संख्या बढ़ रही थी और शहरों का विस्तार हुआ। ठीक है, मतलब 19वीं शताब्दी में इतना सब कुछ हुआ, लेकिन औद्योगिकरण के साथ कई समस्याएं भी पैदा हुई, जैसे कि मजदूरों को मजदूरी कम मिलती थी। ठीक है, और क्या क्या होता था, और काम के घंटे बहुत लंबे थे। ठीक है, मतलब जो उनको काम करना पड़ता था वो बहुत लंबे समय तक करना पड़ता था। काम करने की परिस्थितियां बहुत कठिन थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, गरीब और अमीर के बीच आर्थिक मतलब असमानता बढ़ रही थी, मजदूरों के पास सामाजिक सुरक्षा बहुत कम थी। इन परिस्थितियों के कारण कुछ विचारकों ने ऐसी व्यवस्था की कल्पना की जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर केवल कुछ ही लोगों का नियंत्रण ना हो। इसी विचार से समाजवाद का विकास हुआ। ठीक है, फिर आते हैं उदारवादी, उग्रवादी और रूढ़िवादी। 19वीं शताब्दी में यूरोप, मतलब 19वीं शताब्दी के यूरोप में राजनीतिक विचारों की कई धाराएं थी। पहला आते हैं उदारवादी। उदारवादी ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, निर्वाचित सरकार हो, कानून के सामने सभी समान हो। ठीक है, लेकिन उस समय के सभी उदारवादी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समर्थक नहीं थे। ठीक है, फिर आते हैं उग्रवादी। उग्रवादी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें अधिक लोगों को राजनीतिक अधिकार मिले, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को विशेषाधिकार जो है तो प्राप्त वर्गों का जो प्रभाव हो वो कम हो। ठीक है, वे समाज में अधिक व्यापक और राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, फिर आते हैं रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी पुराने सामाजिक और राजनीतिक ढांचों को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद कई रूढ़िवादियों ने भी यह स्वीकार किया कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, समाजवाद के विकास में कई विचारकों का योगदान रहा। रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के एक समाजवादी विचारक थे। उन्होंने ऐसी सहकारी व्यवस्था की कल्पना की जिसमें लोग मिलकर उत्पादन करें और उसके लाभ को साझा करें। उन्होंने अमेरिका में न्यू हार्मनी नामक एक सहकारी समुदाय जो है स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, फिर आते हैं लुई ब्लां। तो लुई ब्लां का मानना था कि सरकार को ऐसे सहकारी संगठनों को बढ़ावा देना चाहिए जहां लोग मिलकर काम करें। उनके अनुसार इन संगठनों में रोजगार और उत्पादन दोनों को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ठीक है, फिर आते हैं समाजवादी विचारकों के विकास में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स का विशेष महत्व है। ठीक है, मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज में दो प्रमुख वर्ग बन गए हैं। पहला आता है पूंजीपति वर्ग, जो कारखानों और उत्पादन के साधनों का मालिक था। ठीक है, फिर आते हैं मजदूर वर्ग, जो अपनी श्रम शक्ति बेचकर जीवन यापन करता था। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति मजदूरों को श्रम से लाभ उनके अनुसार जो पूंजीपति मजदूर थे, मजदूर के श्रम से लाभ कमाते थे। ठीक है, पूंजीपति जो है मजदूर के श्रम से लाभ कमाते थे, ऐसा उनका मानना था। उनका मानना था कि मजदूरों को संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को बदलना चाहिए। ठीक है, कहते हैं मार्क्स और एंगेल्स के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, इन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है प्रकाशित किया। उनका विचार था कि मजदूरों को एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिसमें उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त हो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आता है कौन सा टॉपिक, रूसी साम्राज्य। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस एक विशाल साम्राज्य था। रूसी साम्राज्य में वर्तमान में रूस के अलावा कई अन्य क्षेत्र भी शामिल थे। रूस पर जार का शासन था। जार बहुत अधिक राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई, जार को बहुत अधिक जो है राजनीतिक शक्ति प्राप्त थी। उस समय रूस की अधिकांश जनता किसान थी, गरीब थी, कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, और कठिन परिस्थितियों में जो है रहती थी। फिर आते हैं रूस में औद्योगिकरण। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में रूस में औद्योगिकरण शुरू हुआ। कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, यूराल क्षेत्र, डोनेट्स क्षेत्र। कारखानों में मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, कहते हैं लेकिन मजदूरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था, कम मजदूरी मिलती थी, खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। ठीक है, कहते हैं रूस में समाजवादी आंदोलन। रूस में समाजवादी विचारकों का प्रसार होने लगा। 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। बाद में इस पार्टी में विचारकों के आधार पर विभाजन हुआ। दो प्रमुख समूह बने, बोल्शेविक, इनका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया। फिर आते हैं मेंशेविक, ये अपेक्षाकृत व्यापक सदस्यता वाली पार्टी और क्रमिक राजनीतिक परिवर्तन के पक्षधर थे। ठीक है, फिर आता है 1905 में रूसी क्रांति, 1905 की रूसी क्रांति।
रूस में 1905 में एक बड़ी क्रांति हुई। इसके पीछे कई कारण थे। पहला था जार की निरंकुश शासन व्यवस्था, मजदूरों की खराब स्थिति, किसानों की समस्याएं, राजनीतिक अधिकारों का अभाव, मतलब, और रूस जापान युद्ध में रूस की हार। ठीक है। फिर आता है खूनी परिवार 1905। 22 जनवरी 1905 को मजदूरों का एक शांतिपूर्ण जुलूस फादर गोपेन के नेतृत्व में जार के महल की ओर जा रहा था। वे अपनी मांगे जार के सामने रखना चाहते थे, लेकिन सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। इस घटना को खूनी रविवार कहा गया। ठीक है, खूनी रविवार, सॉरी, मैंने खूनी रविवार को तभी खूनी परिवार पढ़ दिया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इसका हेडिंग क्या था? खूनी रविवार 1905। ठीक है, क्योंकि रविवार को गोली चलाई गई थी, तो मैंने इसको भी वो परिवार पढ़ दिया था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। क्या था? इस घटना के बाद पूरे रूस में विरोध और हड़तालें शुरू हो गई। ठीक है। फिर आता है 1905 के बाद परिवर्तन। 1905 की क्रांति के दबाव में जार को कुछ सुधार करने पड़े। जार ने ड्यूमा नामक एक निर्वाचित सहकारी विधायी संस्था बनाने की अनुमति दी, लेकिन जार ने अपनी वास्तविक शक्ति पूरी तरह नहीं छोड़ी। ड्यूमा को कई बार भंग किया गया। ठीक है। फिर आता है प्रथम विश्व युद्ध और रूस। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया। रूस को युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध के कारण क्या थे? लाखों सैनिक मारे गए, भोजन की कमी हुई, वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, मतलब युद्ध के कारण, मतलब ये सब हुआ। बेरोजगारी और फिर गरीबी बढ़ी। ठीक है। फिर आता है शहरों में खाद्य संकट पैदा हुआ, सरकार के प्रति जनता का विश्वास कम हुआ। युद्ध ने रूसी अर्थव्यवस्था को बहुत कमजोर कर दिया। ठीक है। फिर आते हैं फरवरी क्रांति 1917 की शुरुआत में रूस में स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। पेट्रोग्राड में भोजन की कमी के कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। 23 फरवरी 1917 को अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार महिलाओं के प्रदर्शन से आंदोलन तेज हुआ। धीरे धीरे मजदूर हड़ताल पर चले गए। सैनिकों ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सैनिकों का एक हिस्सा विद्रोह के साथ हो गया। ठीक है। आखिरकार जार निकोलस द्वितीय ने 2 मार्च 1917 को सिंहासन छोड़ दिया। इस प्रकार जार शाही का अंत हो गया। फिर आते हैं अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकार, जार के हटने के बाद रूस में अस्थायी सरकार बनी, लेकिन इस सरकार के सामने कई बड़ी समस्याएं थी। युद्ध जारी रखना, भोजन की कमी, भूमि की समस्या, मजदूरों की समस्याएं, राजनीति का अस्थिरता। अस्थायी सरकार ने रूस को युद्ध से बाहर नहीं निकाला। ठीक है। इससे जनता का असंतोष और बढ़ा। ठीक है। फिर आते हैं सोवियतों का उदय। ठीक है। 1917 की क्रांति के दौरान मजदूरों और सैनिकों ने अपनी परिषदें बनाई। इन परिषदों को सोवियत कहा गया। सोवियत में मजदूर, सैनिक, ठीक है, किसान प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार रूस में एक और अस्थायी सरकार थी और दूसरी सोवियत का प्रभाव बढ़ रहा था। ठीक है। कहते हैं लेनिन की वापसी। अप्रैल 1917 में लेनिन रूस लौटे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किए। उनकी मांगे थी युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों को भूमि दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, सोवियतों को सत्ता दी जाए। उनका प्रसिद्ध नारा था शांति, भूमि और रोटी। कहते हैं अक्टूबर क्रांति 1917। तो अस्थायी सरकार की असफलताओं के कारण बेलशेविकों का समर्थन बढ़ने लगा। लेनिन बेलशेविकों को सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार किया। ठीक है। लेनिन ने बेलशेविकों को सत्ता पर कब्जा करने के लिए उन्होंने तैयार किया। 24 अक्टूबर 1917 को बेलशेविकों ने पेट्रोग्राड में प्रमुख सरकारी इमारतों पर नियंत्रण करना शुरू किया। अस्थायी सरकार के प्रमुख केंद्रों पर कब्जा कर लिया। इस घटना को अक्टूबर क्रांति या बेलशेविक क्रांति कहा जाता है। ठीक है। कहते हैं बेलशेविक सरकार। अक्टूबर क्रांति के बाद बेलशेविकों ने सरकार बनाई। लेनिन इनके प्रमुख नेता बने। नई सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जमींदारों को भूमि को जब्त करके किसानों को देने की प्रक्रिया शुरू की गई। बड़े उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। युद्ध, रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकालने का निर्णय लिया गया। कहते हैं रूस का प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलना है। तो बोल्शेविक सरकार ने युद्ध समाप्त करने के लिए जर्मनी के साथ समझौता किया। मार्च 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के माध्यम से रूस युद्ध से बाहर हो गया। फिर आते हैं रूसी गृह युद्ध। तो बोल्शेविक सत्ता के विरोध में कई समूह खड़े हो गए। ठीक है। मुख्य रूप से 2 पक्ष बने, लाल सेना, बोल्शेविकों की सेना, श्वेत सेना, बोल्शेविक विरोधी शक्तियां। ठीक है। कई वर्षों तक रूस में युद्ध चला। अंततः बोल्शेविकों की लाल सेना से मतलब विजय हुई। ठीक है। मतलब बोल्शेविक की जो लाल सेना थी वो विजयी हुई। ठीक है। जाते हैं सोवियत संघ की स्थापना। 1922 में विभिन्न सोवियत गणराज्यों को मिलाकर सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ बनाया गया। इसे सामान्यतः सोवियत संघ कहा गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था
तो बोल्शेविक सरकार ने धीरे धीरे निजी संपत्ति और निजी व्यवसाय पर नियंत्रण बढ़ाया। उद्योगों को राज्य के नियंत्रण में, मतलब जो उद्योग थे उनको राज्य के नियंत्रण में लाया गया। कृषि में भी बड़े परिवर्तन किए गए। बाद में जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में सामूहिकरण की नीति अपनाई गई। फिर आते हैं स्टालिन का सामूहिकरण। ठीक है, 1928 के बाद स्टालिन ने सोवियत अर्थव्यवस्था को तेजी से औद्योगिकीकृत करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। ठीक है, इनका उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास, मशीनों का उत्पादन बढ़ाना, बिजली उत्पादन बढ़ाना, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। कृषि में सामूहिकरण लागू किया जाए, मतलब लागू किया गया। ठीक है, सामूहिकरण। कहते हैं किसानों को सामूहिक खेती में काम करने के लिए संगठित किया गया। इस नीति का किसान के लिए एक वर्ग को, मतलब इस नीति का किसान के एक वर्ग ने जो है विरोध किया। जाते हैं समाजवादी समाज की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं थी? तो सोवियत व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी समाजवादी व्यवस्था बनाना था जिसमें निजी पूंजी का प्रभाव कम हो, उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण हो, आर्थिक असमानता कम हो, शिक्षा का विस्तार हो, स्वास्थ्य सेवाएं विकसित हों, मजदूरों को अधिक अधिकार मिले। ठीक है, महिलाओं की स्थिति के लिए भी कई कदम उठाए गए। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े। रूसी क्रांति का विश्व में पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो ये सब हुआ उसकी, मतलब रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो रूसी क्रांति का प्रभाव केवल रूस तक सीमित नहीं रह गया, इनमें दुनिया भर में समाजवादी विचारकों को प्रभावित किया, मजदूर आंदोलन को प्रेरणा दी। ठीक है, कई देशों ने कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन को प्रभावित किया। ठीक है, कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों के गठन को मतलब प्रभावित किया। उपनिवेशित देशों की स्वतंत्रता को प्रभावित किया। भारत में समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों को मतलब उनका जो प्रभाव है वो बढ़ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।